सो पिछली क्लास में अपन ने बेटा एनिमल टिश्यू में बोन तक वाला पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया था ना। तो एनिमल टिश्यू में अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी जो मस्कुलर टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे बाद में इन द सेंस कि अपन जब कंसर्न टॉपिक आएगा तो उस टॉपिक के अंदर अपन बात करेंगे, अभी नहीं। सो देखिए, हिंदी में एक कहावत है, करत करत अभ्यास से आगे जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहें और बार बार हम चीजों को रिवाइज करें तो एक बेवकूफ यानी कि तुम, एक बुद्धिमान यानी कि मैं, ठीक बन सकता है। तो अपन क्या फिलहाल ही मान लेते हैं अपन सब बेवकूफ हैं। तो हम थोड़े से खुद को बुद्धिमान बनाने का तरीका क्या है कि हम बार बार चीजों को रिवाइज करें। रिवाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जितनी बार रिवाइज करेंगे चीजें हमें उतनी ज्यादा बेहतर याद होगी। तो फिलहाल एनिमल टिश्यू में हमने जो कुछ पढ़ा उन चीजों को हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या बातें पढ़ी है। तो एनिमल टिश्यू के अंदर अपन ने पढ़ा सबसे पहले कि जो एनिमल्स हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से एनिमल्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फिर हमने कहा कि यूनिसेलुलर में ऑफ ऑल बेसिक लाइफ फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, जबकि मल्टी सेलुलर में जो लाइफ फंक्शंस हैं इनको कौन परफॉर्म करता है, तो अपन ने कहा कि अलग अलग सेल परफॉर्म करेंगे। यूनिसेलुलर में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, जबकि मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। फिर हमने कहा कि मल्टी सेलुलर में हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर कई तरीके की सेल पाई जाती है और इनमें से हर एक टाइप की सेल का नंबर हजारों में हो सकता है। वहीं हमने कहा कि ह्यूमन के अंदर बिलियंस ऑफ सेल पाई जाती हैं। फिर अपन ने कहा कि जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substances perform a common function, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कहा जाता है। क्या नाम देंगे, टिश्यू का नाम दिया। फिर हमने कहा कि जो एनिमल्स हैं वहां पर एक लाइन अपन ने एनसीईआरटी की कोट की कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन। इसीलिए एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, चार। कौन कौन सा है, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, चार टाइप के टिश्यू होते हैं। फिर अपन ने टाइप ऑफ टिश्यू के बाद कहा कि ये जो टिश्यू हैं इन सबके अपने काम अलग अलग होते हैं। फिर हमने कहा कि जब अगर एक से ज्यादा टाइप के टिश्यू एक डेफिनेट प्रोपोर्शन और पैटर्न में कंबाइन करें और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन। जब दो या उससे ज्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट कर रहे हों फिजिकली एंड और केमिकली तो हम इसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम सबसे बड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाकी सारी चीजों यानी कि सेल, टिश्यू और ऑर्गन को कवर कर रहा होता है। फिर आपने आगे कहा कि जो टिश्यू है इनमें से पहला इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू के अंदर आपने कहा कि इसमें एक फ्री सरफेस होता है जो या तो आउटसाइड एनवायरमेंट को फेस कर रहा होगा या फिर हमने कहा किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा। यहां पर हमने कहा कि सेल्स पर्टिकुलर लेयर्स बना रही होती हैं, तो लेयर्स बनाने वाली सेल कौन से टिश्यू के अंदर, इपिथेलियल टिश्यू में पाई जाती है। अच्छा, एक और बात, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है एनिमल टिश्यू में कुछ पार्ट छूटा हुआ है, शुरू में मतलब लेट एडमिशन लिया जिसकी वजह से कुछ पार्ट छूट गया। कहां से बेटा आपने एडमिशन लिया था, जब एडमिशन लिया तो हम कहां पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 4 ना। चलिए, तो देखो, एनिमल टिश्यू का बेसिक और इपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट लेक्चर सुबह एक बैच है जो बैच होता है 8:20 से, ठीक। उसमें कल अपन पढ़ रहे होंगे लेक्चर नंबर 3 से, जहां से एनिमल टिश्यू की बेसिक मेन बातें शुरू होती हैं। स्क्वामस एपिथेलिया है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, ये सारी चीजें अपन पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप में से किसी बच्चे का कुछ पोर्शन छूटा हुआ है तो आप सुबह 8:20 पे आ सकते हैं। वो बैच जैसे अभी इधर रूम नंबर 501 में बैच चल रहा है, इसी बैच की कार्बन कॉपी है जो सुबह चलती है।
तो वो सुबह वाला बैच में पढ़ा रहा हूं, तो शाम को आप अपनी रेगुलर क्लासेस करें। अगर आपका कुछ पोर्शन छूटा हुआ है तो सुबह वाली क्लास को अपन एज अ बैकअप क्लास यूज कर सकते हैं कि उसके अंदर अपन कवर कर लें। तो अगर आप आना चाहें तो सुबह आप 7:15 8:20 के आसपास आप आ जाएं, और रूम में कैसे आपको एकोमोडेट करना है, एडजस्ट करना है, वो मैं अपना कर लूंगा। ठीक, तो अपन सुबह वो काम कर सकते हैं। फिर वापस से आते हैं। हमने कहा कि इपिथेलियल टिश्यू में हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन पाई जाती है। इपिथेलियल टिश्यू हमेशा रेस्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू पर, और कनेक्टिव टिश्यू और इपिथेलियल टिश्यू के बीच में क्या मौजूद होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में कितनी लेयर पाई जाती हैं? 2। ऊपर की लेयर का नाम बेसल लेमाइना, नीचे की तरफ फाइब्रस लेमाइना। बेसल लेमाइना आपकी बनी है ग्लाइकोप्रोटीन की, जबकि जो फाइब्रस लेमाइना है वो बना है कोलेजन फाइबर और म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। फिर हमने कहा कि एपिथेलियल टिश्यू को हम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल लेयर दो टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के अंदर हमने कहा कि सिंगल सेल लेयर पाई जाती है, जबकि कंपाउंड में सेल लेयर का नंबर होगा मोर देन 1। फिर हमने कहा कि जो सिंपल एपिथेलिया है उसमें सेल्स की शेप के बेसिस पर हम इसे डिवाइड करते हैं। जैसे कि अपन ने कहा कि सबसे पहला जो टाइप आता है वो आ जाता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया। सेल की हाइट कम, विड्थ ज्यादा, तो हमने कहा सिंपल स्क्वामस। इसी को हमने पेवमेंट एपिथेलिया भी नाम दिया था। इसी को हमने टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहा, क्योंकि वेवी अपीयरेंस अपने को दिखाई देता है। फिर हमने कहा कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया का काम होता है कि डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। पाया कहां जाता है? एयर सैक ऑफ लंग्स और वॉल ऑफ ब्लड वेसल पर मौजूद होता है। फिर आपने कहा अगला आता है सिंपल कंपाउंड एपिथेलिया। कंपाउंड सॉरी सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल के अंदर कहा कि सेल्स की हाइट और विड्थ बराबर, तो सेल्स आपको शेप में कैसी लगेंगी? क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलिया में कहा कि इनका फंक्शन रहेगा सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। पाई जाती है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स के अंदर। फिर हमने कहा कि नेफ्रॉन के पीसीटी में जो टिश्यू पाया जाता है वो क्या कौन सा होगा? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलिया, क्योंकि यहां पर क्या पाए जा रहे हैं? माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं। फिर आपने अगला कहा कि अगली आ जाती है सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया। कॉलमनर एपिथेलिया में सेल्स टॉल, स्लेंडर, पिलर लाइक होंगी। तो सेल्स बेटा कैसे रहेंगी? टॉल होंगी, स्लेंडर और पिलर लाइक सेल्स पाई जाती है। फिर आपने अगला कहा कि जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया है उसमें सिंपल कॉलमनर कहां पाया जाता है? लिवर पे। सिंपल कॉलमनर के बाद फिर आपने कहा कि यहां हो सकता है सिलिएटेड कॉलमनर, ब्रोंकियोल और फेलोपियन ट्यूब पर। फिर आपने कहा ग्लैंडुलर कॉलमनर, जबकि गोबलेट सेल पाई जा रही हो, ये कहां मौजूद होता है? तो आपने कहा कि स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन पर। ब्रश बॉर्डर कॉलमनर कहां पर? गॉल ब्लैडर। ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर कॉलमनर कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये इसकी लोकेशन हुई। अगला आपने कहा एक और टाइप जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, वो है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, जो पाया जाता है ट्रेकिया और ब्रोंकी पर। तो ट्रेकिया और ब्रोंकी पर कौन सा? स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया होता है। फिर अगला अपन ने कहा कि सिंपल एपिथेलिया ही फॉर्मेशन करता है ग्लैंड्स का। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलिया है या जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सारी सिंपल एपिथेलिया से बनती हैं। ग्लैंड्स में हमने कहा कि यहां पर जो सेल्स होंगी वो क्यूबॉइडल या कॉलमनर होती हैं। फिर अगला अपन ने कहा कि ग्लैंड्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकता है। यूनिसेलुलर के एग्जांपल में हमने दो चीजें ली थी, गोबलेट सेल और पैनेट सेल। कौन कौन लिया? गोबलेट सेल और पैनेट सेल लिया। फिर अगला हमने कहा कि मल्टीसेलुलर, तो मल्टीसेलुलर में जब अगर कई सारी सेल्स मौजूद हो तो हम इसे बोलते हैं मल्टीसेलुलर। और इसके एग्जांपल में एनसीईआरटी ने क्या दिया? सलाइवरी ग्लैंड। फिर आगे देखें। अगला आपने कहा कि यहां पर जो एपिथेलिया है, इस एपिथेलिया में अगर 4 to 6 सेल लेयर पाई जाए तो हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलिया, जो दो टाइप की थी, स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल को और क्या कहा? यूरोथेलियम। यूरिनरी ऑर्गन्स के अंदर पाई जा रही थी, ट्रांजिशनल एपिथेलिया कहेगी। वहीं पर आपने कहा कि नॉन स्ट्रेचेबल का नाम होगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया में अपर मोस्ट लेयर की सेल्स का जो शेप है उसके बेसिस पर इसके टाइप थे। पहला स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, ये दो टाइप की होती है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड जबकि अपर मोस्ट लेयर की सेल्स में डिपोजिशन हो केराटिन का। ये जो सेल्स हैं दे मस्ट बी डेड,
तो सेल यहां डेड होती है। ये कवर करता है ड्राई सरफेस लाइक एज स्किन। वहीं पर नॉन केरेटिनाइज जो है ये कवर करता है मॉइस्ट सरफेसेस को, जैसे कि बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस यहां पर पाया जा रहा होगा। फिर अगला आपने कहा कि अगला टाइप हो सकता है आपका क्यूब सॉरी स्क्वामस के बाद अगला स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में आपने कहा कि यहां पर जो अपर मोस्ट लेयर की सेल है कैसी होंगी, क्यूबॉइडल होती है। ये पाया जाता है डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट पर। तो इतनी बात एपिथेलियल टिश्यू में करी। सेल जंक्शन के टाइप कितने, 3। कौन कौन सा, टाइट, अधेरिंग, गैप। टाइट जंक्शन पे आपने कहा प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस द टिश्यू। अधेरिंग पे अपन ने कहा परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। गैप पे आपने कहा कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल, अलाउ रैपिड ट्रांसफर ऑफ ions, small molecules and sometimes big molecule। सेल जंक्शन सारे टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं, बट दे आर मोस्ट कॉमन इन एपिथेलियल टिश्यू। अगला टिश्यू आया आपका, वो टिश्यू स्ट्रक्चर्स को जोड़ रहा हो उसे कनेक्टिव टिश्यू कहा गया। कनेक्टिव टिश्यू में आपने कहा कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये अपनी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बॉडी में सबसे ज्यादा कौन है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू को हमने कहा कि इसके कंपोनेंट्स अगर देखते हैं तो सेल, फाइबर और मैट्रिक्स, तीन चीजें होंगी। सेल्स में आपने कहा फाइब्रोब्लास्ट है जो फॉर्मेशन करती है फाइबर का। फाइब्रोब्लास्ट के बाद फिर अगली सेल को आपने नाम दिया कि अगली सेल यहां हो जाती है मास्ट सेल। तीन सब्सटेंस सेक्रीट करें, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। क्या क्या आया, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। फिर यहां मैक्रोफेज जिसका काम क्या था, फेगोसाइटोसिस। एडिपोसाइट होती है जिसका काम है स्टोरेज ऑफ फैट। लिम्फोसाइट का काम फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। फिर अगला देखें, आगे आपने कहा कि यहां पर जो फाइबर्स पाए जाते हैं वो तीन तरीके के होंगे, कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर। कोलेजन फाइबर का कलर कैसा था, व्हाइट, इलास्टिक येलो, रेटिकुलर अपन ने कहा था एनसीईआरटी ने पिंक दिखाए हैं, बाकी होते सिल्वर कलर के हैं। फिर हमने कहा कि जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये बंडल्स में है, अनब्रांच्ड है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, इलास्टिसिटी बहुत कम है। इलास्टिक फाइबर अकेले होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इनके अंदर स्ट्रेंथ कम है पर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। रेटिकुलर फाइबर अकेले हैं, बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होते हैं, ना तो स्ट्रेंथ होती है और नहीं इलास्टिसिटी, दोनों ही चीजें बहुत कम पाई जाती है। मैट्रिक्स के बारे में आपने कहा कि मैट्रिक्स बना हुआ है म्यूकोपॉलीसैकेराइड यानी कि मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड का। कनेक्टिव टिश्यू को आपने डिवाइड किया था तीन टाइप में, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपने कहा कि सेल्स और फाइबर अगर दूर हो तो लूज कनेक्टिव टिश्यू कहा जाएगा, वहीं अगर सेल्स और फाइबर पास पास में हो तो इसे कहा जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में अगली जो बात अपन ने करी वो हमने कहा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का होता है, एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर में मेन सेल फाइब्रोब्लास्ट, इसके अलावा डायग्राम में कौन कौन सी दिखाई दी, मैक्रोफेज और मास्ट सेल। फाइबर्स के बारे में अपन ने कहा कि इसमें कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स पाए जाते हैं। फिर अगला आपने कहा कि ये काम करता है एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलिया, प्रेजेंट होता है बीनीथ द स्किन यानी कि स्किन के नीचे। अगला आया एडिपोज। एडिपोज इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि स्पेशलाइज्ड है फॉर स्टोरेज ऑफ फैट। यहां मेन सेल एडिपोसाइट, एडिपोसाइट का काम क्या था, स्टोरेज ऑफ फैट। फैट डिपोजिशन दो तरीके का, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। ब्राउन फैट में एक पिगमेंट था जिसका नाम था साइटोक्रोम। फिर अपन ने कहा कि लूज के बाद अगला आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपने कहा कि सेल्स और फाइबर पास पास में हो। ये दो टाइप का है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। जब अगर फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट एक ही ओरिएंटेशन में पाए जाएं तो हमने इसे कहा डेंस रेगुलर, अगर ये अलग अलग ओरिएंटेशन में हो तो डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर के दो टाइप, व्हाइट फाइब्रस और येलो इलास्टिक। व्हाइट फाइब्रस में आपने कहा कोलेजन फाइबर ज्यादा पाए जाएं, ये बनाता है टेंडन जो जोड़ता है स्केलेटल मसल को बोन के साथ। वहीं पर येलो इलास्टिक बनाता है लिगामेंट और ये लिगामेंट जोड़ रहा होता है आपका बोन टू बोन। अगला आया डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर में फाइबर्स पाए जाते हैं जिनमें मोस्टली कौन से रहेंगे, कोलेजन फाइबर होंगे। यहां फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट अलग अलग ओरिएंटेशन में होते हैं
और ये एक शीथ जैसी स्ट्रक्चर बना रहा होता है जो चीजों को कवर कर रही होगी। ये हमने कहा कि प्रेजेंट होता है इन द स्किन। अगला आया आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज की सेल का नाम कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट जब इमेच्योर होती है तब नाम कॉन्ड्रोब्लास्ट। कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल कॉन्ड्रोक्लास्ट। कार्टिलेज के अंदर फाइबर, कोलेजन और इलास्टिक दोनों हो सकते हैं। फिर हमने कहा कि जो मैट्रिक्स है उसकी तीन प्रॉपर्टी, सॉलिड, प्लाइबल, रेजिस्ट कंप्रेशन। पहला क्या? सॉलिड, दूसरा प्लाइबल और तीसरा रेजिस्ट कंप्रेशन। ये तीनों प्रॉपर्टी होती हैं कार्टिलेज के मैट्रिक्स की। कार्टिलेज के अंदर आपने कहा कि इसको हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल कोट किए हैं। पहला हमने कहा हाईलाइन कार्टिलेज, फाइबर्स नहीं होंगे, मैट्रिक्स इनका ब्लूइश होता है। फाइबर जो है नहीं होते, मैट्रिक्स का कलर लगभग ब्लूइश रहेगा और ये ट्रांसल्यूसेंट होती है। ये कहां पर पाई जाती है? तो आपने कहा जो एनसीईआरटी ने दिया कि हैंड एंड लिम्स, तो वहां पे अपन ने कहा कि आर्टिकुलर कार्टिलेज बनाती है, यानी कि बोन के लास्ट पर पाई जाती है। ये और कहां पर प्रेजेंट है? नेसल सेप्टम बना रही है। नेसल सेप्टम के अलावा आपने कहा कि रिब्स और स्टर्नम के बीच में पाई जाती है, तो ये जो रिब्स और स्टर्नम है इनके बीच में मौजूद हो गई। ज्यादातर एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन हाईलाइन कार्टिलेज का ही बना है। अगली आई व्हाइट फाइब्रस, सबसे मजबूत, क्योंकि इसके अंदर फाइबर कौन से पाए जा रहे हैं? कोलेजन फाइबर्स मौजूद है। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज के अंदर आपने कहा कि ये जो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है ये पाई जाती है इंटरवर्टिबल डिस्क पर और मौजूद होती है कहां? प्यूबिक सिम्फाइसिस पर। तो इंटरवर्टिबल डिस्क पर कौन सी कार्टिलेज? व्हाइट फाइब्रस। प्यूबिक सिम्फाइसिस पर व्हाइट फाइब्रस। फिर अगला आपने कहा येलो इलास्टिक कार्टिलेज, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल। एनसीईआरटी ने कहा आउटर ईयर जॉइंट्स, यानी कि ईयर पिन्ना के बारे में बात की। फिर एनसीईआरटी ने कहा कि टिप ऑफ नोज, तो ये सारी जगहों पे कौन है? इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद है। फिर हमने बात की बोन के बारे में। बॉडी में हार्डेस्ट टिश्यू कहा? बोन का जो मैट्रिक्स है वो हार्ड है, क्योंकि बोन के अंदर पाए जाते हैं कैल्शियम सॉल्ट। बोन के अंदर सेल्स अगर आप देखें तो यहां पर भी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल। मैट्रिक्स में आपने कहा कि 68 to 70% इनऑर्गेनिक पार्ट, 30 से 32% ऑर्गेनिक पार्ट पाया जाता है। इनऑर्गेनिक पार्ट में सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट था, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट पाया जाता है। कुछ अमाउंट में फ्लोराइड्स भी यहां पाए जाते हैं। फिर आपने अगला कहा कि जो अपन बात कर रहे थे बोन के बारे में ना, तो मैट्रिक्स के बाद फिर आपने फाइबर्स में कहा कि यहाँ पे केवल कोलेजन फाइबर्स पाए जा रहे होते हैं। फिर आपने अगला कहा कि जो बोन है ये हमारे अंदर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना इसका काम है। इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, एक स्पेस प्रोवाइड करना बोन का काम है। कुछ बोन पर बोन मैरो पाई जाती है जो कि साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन है। बॉडी में कैल्शियम के स्टोर हाउस की तरह कौन काम करता है? बोन का काम होता है। बोन अटैच होती है स्केलेटल मसल से और इसकी वजह से अपने अंदर क्या आते हैं? मूवमेंट। तो इतनी बातें अब तक हम कर चुके हैं। अब हमने एक बार तो क्या किया? थ्योरी को रिवाइज किया। अब हम देखते हैं कि हमने वास्तव में क्या क्या बातें सीखी। तो हम पहले तो जैसे अपन ने एक बार ट्रू फॉल्स वाले किए थे ना, वैसे करेंगे, जो एनसीईआरटी की लाइंस पर बेस्ड होंगे। और फिर उसके बाद अपन जो है अपनी ईएलपी है और अपना जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके थे, है ना? 12 से शुरू करते हैं। 12 कहता है दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। सही है कि गलत? सही है। कहा इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट बोन द सेल सेक्रीट फाइबर्स ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। सही है गलत? यहां पे बोन की जगह क्या होना था? ब्लड होना था। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। फिर आगे कहा दीज सेल्स ऑल्सो सेक्रीट मॉडिफाइड प्रोटीन्स विच एक्युमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर एंड एक्ट एज मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। ट्रू? यहां पे होना चाहिए था मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। क्या होना था? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, ये होना चाहिए था ना। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया? फॉल्स हुआ ना। फिर अगला देखिए, adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin. The cells of this tissue are specialized to store fat. True है?
तो ये वाला स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, ट्रू। अब इसके बाद अगला, in the dense regular connective tissue, collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fiber. ट्रू है ना? अपन ने कहा था ना, एनसीईआरटी ने ऐसे ही लिखा है कि कोलेजन फाइबर बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर। फिर अगला, अब इस प्रश्न का उत्तर देगा मेरा ये प्रिय मित्र। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ, नहीं नहीं तुम बैठ जाओ। हाँ, ध्रुव सिंह चौहान, नाम तो बड़ा भारी है तुम्हारा। चलो, तो अब साहब जो है ध्रुव सिंह चौहान बताएंगे, टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन एंड लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर आर एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सही है कि गलत? सही है? बाकी लोगों को आपत्ति नहीं ना? तो मतलब ध्रुव एक अच्छा बच्चा है, बैठ जाओ, बढ़िया। चलिए, अब इसके बाद इधर, अब तुम बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? तुम बैठो बैठो, पीछे वाली का भी इसका नंबर है, अश्विनी दीक्षित। चलिए बताओ दीक्षित जी, स्टेटमेंट नंबर 18, इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज is solid and pliable and resist compression। सही कि गलत? सही है? पक्का? दोबारा पढ़ो। सही है? बताओ सही है कि नहीं? सो 19 पढ़ें, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन द एडल्ट। ट्रू है ना? तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपना ट्रू है। हाँ, फिर आ जाते हैं, bones have a hard and non-pliable ground substance rich in calcium salt and collagen fiber which give bone its strength। ट्रू है ना? मतलब तुम लोग सही सीख रहे हो। देखो, सबसे मुश्किल जो काम होता है बायो में, वो है स्टेटमेंट्स को पकड़ पाना कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ये बायो में सबसे टेढ़ा काम होता है, और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि आप चलो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो। सीख रहे हैं कि नहीं? कैसे हवा हवाई? पक्का? चलिए, इंटेग्यूमेंट मतलब स्किन। तो अब बच्चे हम शुरू करने वाले हैं मॉड्यूल में, एक्सरसाइज 3 में जो रीसेंट क्वेश्चन आए हैं वहां से शुरू करेंगे। तो यहां से हम देखना शुरू करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27 दिख रहा है, और सब लोग अब इसका आंसर नहीं करेंगे, ठीक? अब किसी एक का चुनाव किया जाएगा, वो इसका आंसर करेगा। सबसे पहले सुंदर बालक, ब्लैक टी शर्ट, खड़े हो जाओ, एकदम सुंदर सा बच्चा है। बताओ प्रश्न संख्या 27 का जवाब क्या होगा? हाँ, सेकेंड ऑप्शन, फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट एट द ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब। सही है कि गलत? सेकेंड क्या होगा? सिलिएटेड एपिथेलियम। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3। सिलिएटेड एपिथेलियम कहां पाई जाती है? ब्रोंकियोल और फैलोपियन ट्यूब पर। बैठो, थोड़ा सा अपनी सुंदरता के साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दो। सुंदर तो तुम हो ही, उसमें तुम्हारा कहीं कोई रोल नहीं है। थोड़ा पढ़ने में अच्छे हो जाओगे तो और बढ़िया होगा, ठीक? अब इसके बाद तुम बताओ, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। फोर्थ वाला ना, ये चीज अपन ने अभी नहीं पढ़ी। न्यूरोग्लिया क्या होता है? तो न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन के साथ सपोर्टिंग सेल पाई जाती है। तो न्यूरॉन की जो सपोर्टिंग सेल है, इसको आप लिख सकते हैं सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में सपोर्टिंग सेल का नाम क्या होता है? न्यूरोग्लिया नाम होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और इसका आंसर बताओगे तुम। क्या होगा? कार्टिलेज। तो यहां पे क्या होना चाहिए? कार्टिलेज। देखो, आप जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं,
वो इंटरकैलेटेड डिस्क के नाम से। तो जो इंटरकैलेटेड डिस्क है ये बेटा पाई जाती है कार्डियक मसल्स में। ये कहां होती है? कार्डियक मसल्स के अंदर पाई जाती है। तो कार्डियक मसल्स में पाई जाती है इंटरकैलेटेड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, और प्रश्न संख्या 24 का जवाब देगा ये। बता भाई, ये हमारी क्लास का शैतान बालक है। शैतान है कि नहीं? नहीं। टाइट और गैप। देखो बहुत बढ़िया। देखिए कौन सा सेल जंक्शन है जो कि स्टॉप करता है लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस अ टिश्यू? तो ये डेफिनेशन किसकी है? टाइट की, यानी कि टाइट। और फिर क्या कहा? कम्युनिकेशन बिटवीन नेबरिंग सेल वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल। तो ये कौन है? गैप जंक्शन। यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2। अब इसके बाद 24 के बाद अगला प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में आप देखिए, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स? कोलेजन होगा ना, आसान सा क्वेश्चन। फिर अगला देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई कहां होगा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम? कौन सा होगा? कॉलमनर एपिथेलिया ना, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में कॉलमनर एपिथेलिया है, और गोबलेट सेल में जब भी देखिए हमेशा कॉलमनर एपिथेलिया ही थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉलमनर एपिथेलिया। अब इसके बाद, हाँ बेटा इधर, न्यूरोग्लिया अपन ने कहा था सपोर्टिव सेल ऑफ न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू में मेन सेल न्यूरॉन हुई, सपोर्टिव सेल जो होती है उसका नाम होता है न्यूरोग्लिया। आगे बढ़े, ध्यान देंगे। अब आता है अपना प्रश्न संख्या 20। ये जो प्रश्न संख्या 20 है ये आया था उड़ीसा में, साइक्लोन आया था ना 2019 में। तो साइक्लोन के टाइम का क्वेश्चन है। तब उड़ीसा में नीट अलग से कंडक्ट किया गया था। तो इसमें आपको कुछ चीजें दी हैं, आपको इन्हें मैच कराना है। इसमें से जो हमने अभी नहीं पढ़ा वो मैं आपको बता दूं, ये साइनेप्टिक जंक्शन है या साइनेप्स है। तो ये जो साइनेप्टिक जंक्शन है ये क्या होता है कि जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं ना, तो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? साइनेप्स। जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़ेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका नाम क्या है? साइनेप्स। अब बाकी चीजें आपने पढ़ी हैं, और इस प्रश्न का उत्तर देगा ये वाला बालक। बताओ। पहले ए का बताओ क्या होगा? टाइट जंक्शन, थर्ड। तो ए को मैं थर्ड से मिला दूं। बी, अधेरिंग जंक्शन, सीमेंट नेबरिंग सेल टुगेदर टू फॉर्म शीट। फिर इसके बाद सी, सी का क्या हो जाएगा? 4। ऑब्वियसली डी का क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड, ट्रांसमिट जंक्शन, इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर सेल। ठीक। तो यहां पे साइनेप्स क्या करेगा? दो न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ रहा होता है। बहुत बढ़िया, बैठो। अब चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आता है। ये प्रश्न आया जो है 2019 का, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमन, दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन? क्या होगा? ब्रोंकियोल एंड फेलोपियन ट्यूब। चलिए अब यहां पे आप देखो ए बी सी डी कुछ डायग्राम दिए हैं, ठीक। और इस प्रश्न का उत्तर अभी तुम में से कोई नहीं देगा। मेरा एक ऑनलाइन वाला बालक है, इसका नाम है ईशान। तो ईशान बाबू तुम प्रश्न का उत्तर देने तैयार हो? हाँ या नहीं? तुम में से तो कोई नहीं है?
अच्छा चलो, तो देखिए ABCD डायग्राम दिए हैं। ए किसका है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया, बी कॉलमनर, सी और डी सिलिएटेड। अब आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिक द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू गिवन बिलो फिगर। अब यहां बताओ, तुम में से कोई नहीं बताएगा, ईशान बाबू बताएंगे। बताओ ऑप्शन नंबर 1 सही है कि गलत? ए स्क्वामस एपिथेलियम फंक्शन एब्जॉर्प्शन, चलिए फॉल्स है। बी क्यूबॉइडल एपिथेलिया फंक्शन सेक्रीशन ओनली, बी बताओ भाई, बी सही है कि गलत? जल्दी भाई, चलिए बी भी गलत है। सी कॉलमनर एपिथेलियम फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, गलत ना? डी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब, तो 4 वाला सही है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4, ऑप्शन नंबर 4 सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब। अब देखो, छोड़ देते हैं, मसल से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे अगर करना चाहे आसान सा है, कर भी सकते हैं, पर चलो इसे अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसे। अब आ जाते हैं यहां पे। अभी तक देखो, जैसे अब हम 2016 पे है ना, यानी कि 2017 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 2017 से 2022 तक कितने साल हुए? 5। क्या पिछले 5 साल के क्वेश्चन करने में हमें किसी भी जगह पे एनसीईआरटी के बाहर एक कदम रखने की जरूरत पड़ी? क्या किसी भी जगह पे कहीं भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन घुमा के बहुत मुश्किल सा करके पूछा गया? नहीं, सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से हैं। और जितने भी क्वेश्चन जब तक जूलॉजी में मैं फ्रेम करूंगा, सारे क्वेश्चन शुद्ध एनसीईआरटी से आएंगे। तो अपने को फोकस किस पे करना है? एनसीईआरटी पे। हमेशा समझिए, अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं, ठीक, तो गेम में सबसे पहले क्या करते हैं? गेम का एक कोर्ट बनाते हैं, ठीक। लेट्स से, जैसे मान लेते हैं ध्रुव बाबू क्या करते हैं? कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी खेलते हो पक्का? हाँ, तो कबड्डी खेलने पहले पाला खींचते हैं ना, फिर उसके बाद खेलते हैं। अब मान लो कबड्डी में तुम्हें ना बीच वाली लाइन पता हो, ना तुम्हारा जो कोर्ट पता है कहां से कहां तक खेलना है, तो कबड्डी खेल पाओगे? नहीं। तो नीट अपना क्या है? कबड्डी। तो पहले अपने को नीट के लिए क्या डिफाइन करना है? कि एरिया, कि ये इतना एरिया है जिसमें मैं खेलूंगा। इससे बाहर का अगर कोई प्लेयर होगा तो इसके बाहर के प्लेयर के साथ अपन नहीं खेलेंगे। और पिछले 5 साल का इतिहास हमें ये बता रहा है अभी तक कि इतने पाला में खेलने भर से अपने काम बन जाते हैं, तो फिर से बाहर जाना क्यों? मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर आए तो अपने मतलब का है ही नहीं। अपने मतलब का क्वेश्चन वो है जो कि एनसीईआरटी से आता हो। अब जरा देखें नीट 2016, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन? स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन पे होगा ना। स्मूथ मसल अपन जानते हैं इनवॉलेंट्री होती है, विसरल मसल होती है। एरियोलर टेंडन पे होगा क्या? नहीं। ट्रांजिशनल टिप ऑफ नोज पे होगा क्या? नहीं। क्यूबॉइडल लाइनिंग ऑफ स्टमक पे होगा? नहीं। यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 1। स्मूथ मसल जो कहां पाई जाती है? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन पर। अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज 2। तो बताओ गैप जंक्शन का काम क्या है? कोई नहीं बोलेगा। अब इस बार प्रश्न का उत्तर देने की बारी आती है इस वाले बालक की। बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? आशीष, बोलो। हमारे यहाँ भी एक आशीष गुप्ता सर हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी। हाँ, थर्ड नंबर पक्का? थर्ड सही है? एकदम सही। तो गैप जंक्शन का काम क्या था? फैसिलिटेट कम्युनिकेशन between adjoining cell by connecting cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes large molecules. बैठिए।
अगला प्रश्न आता है 2014 में पूछा गया, करेक्टली मैच्ड पेयर, टेंडन, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सही है क्या? एडिपोज डेंस, एरियोलर लूज, ठीक, तो यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन अपना सही है। फिर इसके बाद आ जाते हैं 2012 पे, सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड नोज टिप, किसका एग्जांपल? कार्टिलेज। तो एग्जांपल किसका हुआ? कार्टिलेज का। अब यहां पे देखिए, ये आपको कुछ डायग्राम दिए हैं, इसको पहचानते हो? ये जानते हो? यूनिसेलुलर ग्लैंड, ये जानते हो? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये कार्डियक मसल है। ये कौन है? कार्डियक मसल का डायग्राम है। अब जरा देखो, मैच कराओ। डी, क्या डी वाला कार्डियक मसल था? देखो, और जबकि यहां पे डी क्या लिखा है? स्मूथ मसल, तो गलत हो गया ना। ए, ए क्या था? कॉलमनर। देखो इसके बारे में क्या लिखा है? कॉलमनर एपिथेलियम, नेफ्रॉन, सही है कि गलत? गलत हो गया ना। फिर आपका जो है यहां पे सी, अच्छा अब इसमें बी दिया है, तो बी देखो, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इंटेस्टाइन सेक्रीशन, सही है कि गलत? सही है। फिर आगे देखिए, अगला इसमें लिया सी, सी में कहा ठीक, इसमें कहा कोलेजन फाइबर कार्टिलेज, नहीं, ये डायग्राम किसका था? डेंस रेगुलर का था ना, तो यानी कि 4 वाला गलत हो गया। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहा अपना? ऑप्शन नंबर 3। अब इसके बाद आते हैं इस प्रश्न पर, ये डायग्राम याद है किसका है? लूज में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। आपको इसके अंदर सेल्स को पहचानना है, तो अभी आंसर नहीं देगा कोई भी। अब इस प्रश्न का उत्तर देगा हमारा ये काली टोपी वाला बालक। क्या नाम है तुम्हारा? सुधांशु, वाह, कहां से हो? बिहार से, बताओ जरा। देखिए, ए क्या है? मैक्रोफेज, बी फाइब्रोब्लास्ट, सी कोलेजन फाइबर, मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर, डी मास्ट सेल, यानी कि आंसर नंबर 3। बैठिए। सो अब आ जाते हैं अगले पे। अब हम आ चुके हैं, देखिए एम्स का एग्जाम भी पहले हुआ करता था, हालांकि अब आजकल नहीं होता। तो एम्स के भी कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं, जैसे कि अपने को सबसे जो उस टाइम पे मुश्किल पेपर लगता था वो एम्स का था, जैसे कि अपने उसके बारे में भी पता रहे कि भाई वहां क्या क्या चीजें आती थी। तो क्वेश्चन कहता है, टेंडन एंड लिगामेंट आर एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर, ठीक, व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन ब्रोंकी एंड फेलोपियन ट्यूब? सिलिएटेड एपिथेलियम। अब इसके बाद आते हैं, हम आ चुके हैं 2010 पर, काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल? स्क्वामस। फिर आ चुके हैं इस क्वेश्चन पर, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल एंड फेलोपियन ट्यूब? सिलिएटेड। अब आ जाओ इस पे, काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर पिन्ना इज आल्सो फाउंड इन टिप ऑफ नोज। यहां पे 2009 का क्वेश्चन, सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट, अधेरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। फिर आगे कहा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस द सेल जंक्शन मोस्ट फ्रीक्वेंटली? कौन होगा? सिलिएटेड एपिथेलियम। बाकी थ्रोम्बोसाइट सेल हम जानते हैं किसे कहा जाता है? ब्लड प्लेटलेट को। थ्रोम्बोसाइट किसका नाम होता है? ब्लड प्लेटलेट का नाम है। फिर आप आगे देखें, टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल which line the inner surface of fallopian tube, bronchiole and small bronchi? फिर और आ जाओ, मास्ट सेल सेक्रीट हिस्टामीन। फिर आप आ जाओ, एरियोलर टिश्यू ज्वाइन इंटेग्यूमेंट विद मसल। इंटेग्यूमेंट नाम है स्किन का, इंटेग्यूमेंट किसे बोलते हैं? स्किन को। सन 2006, ये वो साल है जब तुम में से कोई पैदा भी नहीं हुआ था, है ना? हो गए थे? कितने साल के हो भाई? कब पीछे छूट गए थे क्या?
कितनी बार किए थे? अच्छा, एक ही बार में हो गया था काम। चलो, तो बहरहाल लगभग 2006 के आसपास तो में से ज्यादातर बच्चे जो है पैदा हुए होंगे, तो हमने तुम्हारे जन्म के साल से लेकर के और 2022 तक के क्वेश्चन देखे। इनमें से ईमानदारी से बताओ कितनी बार क्वेश्चन में तुम्हें एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ा? एक भी बार नहीं। भाई कहीं एक आधा कोई ऑप्शन अगर था भी एनसीईआरटी से बाहर, तो बाकी ऑप्शन से आप एक्सक्लूजन के बेसिस पे कर सकते थे। तो जब हमें अपने पैदा होने से लेकर के आज तक हमें अगर एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना पड़ा, तो क्या हमें अब आगे एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत है? नहीं, अपने को आवश्यकता है ही नहीं। तो हमने एक तो देखे कि साहब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से आए। अब प्रीवियस ईयर के बाद अब हम जरा देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चन कि एक्सरसाइज 2 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सो देखिए, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2 से अपन बात करेंगे। 2 में देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये कहा कि इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं फॉर कंपाउंड एपिथेलियम। वन देखिए, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, सही कि गलत? 2 में मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ट्रू। तो इसमें कहा, अच्छा ए रह गया, इट इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, ये भी सही है। और तो यानी कि चारों सही है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाना चाहिए? 1। 2, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर सेक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड? म्यूकस, ये नहीं, हार्मोन का नाम है ना। सलाइवा, ईयर बैग्स, इंसुलिन नहीं, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, मिलेटोनिन नहीं, ये भी हार्मोन है, और एडिनलिन भी हार्मोन का नाम है। तो कितने हो गए यहां पर? तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? फिर आप आगे आ जाएं। अब देखिए, एक मिनट, देखिए, विच कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन? तो बीनीथ में कौन आएगा? ये दोनों, यानी कि ए एंड बी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक, और इन स्टेटमेंट के बाद पूछा इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, connective tissue are most abundant and widely distributed in the body of complex animal. They are named connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissue or organ of the body. Range from soft connective tissue to specialized type, which include cartilage, bone, adipose, and blood. एनसीईआरटी की लाइन है ना, एक लाइन थी 102 103 पे जो अपन ने पढ़ी थी एक साथ। Cells of connective tissue secrete modified polysaccharide which accumulate between cell and fiber and act as matrix. तो यानी कि इसमें से ये चारों स्टेटमेंट अपने सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। फिर इसके बाद डायग्राम किसका है? बोन का, ठीक। रॉन्ग ऑप्शन आपको बताना है। अब देखिए, कार्टिलेज, क्या ये कार्टिलेज है? नहीं है। क्या ये टेंडन है? नहीं है। लिगामेंट है? नहीं। बोन है ना। और इसमें सिलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन फॉर द टू टुगेदर। तो रॉन्ग थोड़े, ये तो सही हो गया। तो 4 वाला इसमें से सही है, बाकी के जो है इसमें गड़बड़ है। फिर अपन ने कहा क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल, सही। न्यूक्लियाई लोकेटेड एट बेस, फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक ऑफ लंग्स, ये वाला गलत है। फिर आ जाते हैं 7 पे, कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड, तो कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू और ब्लड सारे आ जाएंगे ना। तो 7 में क्या हो जाएगा? ए बी सी एंड डी, फोर्थ वाला। अब इसके बाद आगे आते हैं। देखें, यह आपको ए बी सी एंड डी आपको दिए हैं, अलग अलग टिश्यू हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली आइडेंटिफाइड इन द ऑप्शन गिवन along with correct location and function? तो देखिए, बी
सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस, तो ये स्क्वामस नहीं है ना। सी में कहा सिंपल क्यूबॉइडल, डी इसमें कहा कंपाउंड सही, स्किन सही, प्रोटेक्शन सही। ए में कहा सिंपल कॉलमनर, ठीक। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यहां के गलत हो गया। तो यानी कि क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास क्या रहा, ऑप्शन नंबर 3। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है, ये आपको स्टेटमेंट कुछ पढ़ने हैं और अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताएगा ये वाला बालक। तो बताओ फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत? ट्रू है। सेकंड ठीक, थर्ड फॉल्स, फर्स्ट थर्ड वाला फॉल्स, फिर फोर्थ फॉल्स, क्योंकि ये कैरेक्टर किसके दिए हैं, स्क्वामस एपिथेलिया के कैरेक्टर हैं। तो यानी कि इसमें से करेक्ट कितने बचे, दो। कौन कौन, ए और बी। अब इसके बाद बैठो, यहां पे ए और बी आपको दिया है। ए में आपका क्या दिया है, यूनिसेलुलर, और बी में मल्टीसेलुलर। ए में यूनिसेलुलर ग्लैंड एल्व्यूलाई गलत, बी में मल्टीसेलुलर ईसोफेगस गलत, ए में मल्टीसेलुलर गलत, बी में मल्टीसेलुलर बक्कल कैविटी सेक्रीट सलाइवा। तो यहां पे बी किसके बारे में बात की जा रही है, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, ठीक। तो ये बक्कल कैविटी में नहीं होती, यहां पे अपन कहते हैं सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। तो यहां इस क्वेश्चन में आप बक्कल कैविटी से पहले लिख देंगे जस्ट आउटसाइड, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के अंदर नहीं होती, बक्कल कैविटी के बाहर होती है। तो इससे पहले लिख देना जस्ट आउटसाइड बक्कल कैविटी। आगे बढ़े, आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और अब इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा, चलो ये पानी पीने वाला बालक देगा। बताओ प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर क्या होगा। करेक्ट मैच ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियम ब्रोंकियोल फैलोपियन ट्यूब गलत, कॉलमनर में डक्ट ऑफ ग्लैंड गलत, क्यूबॉइडल में वॉल ऑफ ब्लड वेसल गलत, 4 में कंपाउंड एपिथेलियम में बक्कल कैविटी फेरिंग सही। बैठो, क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, सही कि गलत? ट्रू। फिर आपसे कहा एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन अटैच वन बोन टू अनदर, फॉल्स हो गया ना। टेंडन एक बोन को मसल से अटैच करता है ना, एक बोन को दूसरी बोन से थोड़े। लिगामेंट अटैच स्केलेटल मसल टू बोन। तो इसमें कहा कितने इनकरेक्ट हैं, 3। इनकरेक्ट कितने हैं, 3 इनकरेक्ट है ना। तो इनकरेक्ट कितने हो गए अपने, 3। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is correct identification of epithelium illustrated with function or character? ये epithelium कौन सी है, ciliated columnar. First, ciliated cuboidal epithelium found in the duct of gland. तो ये गलत हो गया ना। ब्रश बॉर्डर epithelium present in PCT, ये भी गलत। Ciliated columnar epithelium present in bronchiole and fallopian tube to move particles or mucus in a specific direction. 4 में का ब्रश बॉर्डर कॉलमनर, ये भी गलत, क्योंकि है कौन, सिलिएटेड है, ब्रश बॉर्डर नहीं है ये। फिर अगला क्वेश्चन, लार्ज ऑर्गन ऑफ बॉडी दैट इज स्किन हैज, तो स्किन में क्या प्रेजेंट होता है, डेंस इरेगुलर। तो स्किन में क्या रहेगा, डेंस इरेगुलर। यहां पर 15 में डायग्राम किसका दिया है, कार्टिलेज का। इस डायग्राम के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, मैट्रिक्स सॉलिड एंड नॉन प्लायबल, सेल्स आर कॉन्ड्रोसाइट।
फिर कहा कि मोस्टली आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट, फाउंड एट टिप ऑफ नोज। तो अब इसमें क्या है कि फॉल्स फैक्ट अबाउट डायग्राम। तो मैट्रिक्स कैसा है, सॉलिड एंड नॉन प्लाइबल, तो ये वाला क्या हो गया, गलत। यहां क्या होना चाहिए था, प्लाइबल होना था। 16, मिनिमम रीजनरेशन पावर किसके अंदर होती है, नर्वस टिश्यू में, और मैक्सिमम कहां, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। फिर आपने कहा, अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज इज फाउंड एट जॉइंट ऑफ एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कौन होगी, वाइट फाइब्रस इंटरवर्टिबल डिस्क बना रही थी। 18, लिगामेंट इज मेड अप ऑफ इलास्टिन। सीथमोइड बोन कौन सी होती है, पटेला। पटेला किसका नाम है, सीथमोइड बोन का। थिन एंड इरेगुलर बाउंड्री इज नॉट फाउंड इन, यहां पे होगा स्टमक, इसमें से होगा स्टमक, ठीक। यहां पे देखो सम पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसलिए नहीं मैं कहूंगा क्योंकि नेफ्रॉन में लूप ऑफ एनले होता है। लूप ऑफ एनले में दो तरीके के सेगमेंट होते हैं, थिन और थिक। इनमें से जो थिन सेगमेंट है वहां पे स्क्वेमस एपिथेलिया पाई जाती है, तो इसलिए अपन ने सम पार्ट ऑफ नेफ्रॉन नहीं लेंगे, यहां लेंगे स्टमक, जहां पे प्योरली कौन सी होती है, कॉलमनर एपिथेलिया पाई जाती है। 21, मोस्टली बोन्स ऑफ एडल्ट वर्टिब्रेट आर फॉर्म्ड बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज, कौन सी कार्टिलेज है जिसके रिप्लेसमेंट से ज्यादातर वर्टिब्रेट बोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसको आप ऐसे समझिए, एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन किससे बना, हाइलाइन कार्टिलेज के। तो हाइलाइन कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से ही तो बोन आई, तो यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, हाइलाइन कार्टिलेज। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एपिथेलियल टिश्यू। मोस्टली ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। Mostly flat cells are specialized for secretion. Cilia help in conduction of particle or mucus in specialized direction over connective tissue. Free surface और cuboidal और columnar cell may have cilia. तो ये फोर्थ वाला अपना सही है ना। बाकी देखिए, यहां कंपाउंड नहीं होना था, यहां पे फ्लैट सेल सेक्रीशन नहीं करती हैं, और यहां नाम किसका आ गया, कनेक्टिव टिश्यू का। नाम होना चाहिए था एपिथेलियल टिश्यू का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी एपिथेलियम पैनक्रियाटिक डक्ट में पाई जाती है। तो कौन सी रहेगी, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल यहां पाई जा रही है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर आता है 24। आंसर देख सकते हो, ठीक। बोन फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन कौन सी होती है, सिसमोइड बोन। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर यहां पर कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो अपन ने एक्सरसाइज 2 और 3 करी। 1 अब आपको खुद करनी है, ठीक, अपन इसे बोर्ड पे नहीं करेंगे। 1 आपको खुद करनी है, फिर आपको जहां डाउट आएंगे वो आप मुझे बताएंगे। अब एक बार ईएलपी निकाल लो। हाँ बेटा, छोड़ दो, एनसीईआरटी। हाँ बेटा, एक मिनट। हाँ, अब बताओ। ईएलपी में शुरू करते हैं। सबसे पहले ईएलपी नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ईएलपी नंबर 1 में 10 क्वेश्चन दिए हैं। इन 10 में से कौन से क्वेश्चन में आपको कहां डाउट आया, बताओ। एपिकल मतलब है जब न्यूक्लियस अपेक्स के पास हो तो उसको बोलेंगे एपिकल न्यूक्लियाई।
8 नंबर ईएलपी 1 का, ईएलपी 1 का क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म ग्लैंड्स। तो बेटा हमने ग्लैंड्स किसके अंदर पढ़ी, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ना। तो जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनको कौन बनाता है, सिंपल एपिथेलियम बनाता है। हाँ कुछ नहीं याद करनी। तुमने खुद देखा ना, तुम्हारे पैदा होने से लेकर के आज तक जब क्वेश्चन बाहर से आ ही नहीं रहा है तो और क्या करोगे। देखो सबसे अच्छा जो पैरामीटर है वो यही तो है ना कि भाई किस हिसाब से हम सीख सकते हैं। हम अपने इतिहास से सीखते हैं ना, और हमारा जो इतिहास है वो सबसे अच्छा एक्सरसाइज 3 बताती है कि भाई इतिहास क्या है। तो इतिहास से सीखो। हाँ इतिहास गवाह है। ईएलपी नंबर 2 में बेटा किसी को कहीं डाउट? कहाँ है ईएलपी? मिली नहीं? क्यों? अच्छा क्या हुआ? अच्छा हाँ, ईएलपी नंबर 2 में किसी बच्चे को कहीं डाउट? फर्स्ट दो बेटा। ईएलपी नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मे बी ड्यू टू डैमेज ऑफ विच टाइप ऑफ इपिथेलियम। क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि क्वेश्चन किसके एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, न्यूट्रिएंट की। न्यूट्रिएंट कहां एब्जॉर्ब होते हैं, इंटेस्टाइन पे। इंटेस्टाइन पे एपिथेलियम कौन सी होती है, कॉलमनर। तो आंसर क्या होगा, कॉलमनर। इसका सेकेंड, ईएलपी 2 का सेकेंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ स्ट्रक्चर एनकम्पासेस ऑल द अदर। एनकम्पास का मतलब होता है कवर करना, यानी कि कौन सा लेवल है जिसके अंदर बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। ईएलपी 2 में और कोई क्वेश्चन? 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वन में कहा कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, सही के गलत? 2 में कहा कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यू, ट्रू। थर्ड में कहा इंक्लूड सच डाइवर्स टिश्यू एज बोन, कार्टिलेज, टेंडन, एडिपोज एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू, सही। हाँ टेंडन अपन ने बात की थी ना, डेंस रेगुलर में वाइट फाइब्रस का एग्जांपल। हाँ तो टेंडन, टेंडन बेटा अल्टीमेटली है तो टिश्यू ही ना। टेंडन जब भी अगर नाम आएगा तो टेंडन क्या है, टिश्यू है ना। फोर्थ में दे फॉर्म द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ मेनी ऑर्गन्स, ये गलत है। लाइनिंग कौन बना रहा होता था, इपिथेलियल टिश्यू। 5 में कहा इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सेक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन, ये भी सही। तो केवल ऑप्शन नंबर 4 इसमें ट्रू नहीं है। अभी पहले ईएलपी निपटा ले, फिर अभी एक्सरसाइज 1 की बात कर लेते हैं। ईएलपी 2 में डाउट नहीं, ईएलपी 3 में, ईएलपी 3 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। तो किसके अंदर होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में यहां कौन सा है, एरियोलर। थर्ड का सेवेंथ, सेवन कहता है फंक्शन ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा, ईएलपी 3 में क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फंक्शन ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट फॉर्म लिगामेंट, क्या लिगामेंट बनता है, सही। सेकेंड में कहा बाइंडिंग एंड सपोर्ट, किसी चीज को बाइंड करना, किसी चीज को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा था, बोन और कार्टिलेज,
सपोर्ट कौन दे रहा था? बोन और कार्टिलेज। वो डेंस का काम नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर बात आती है बाइंड करना, यानी कि बांधने की बात आती है, तो बांधने के लिए आप रेगुलर यूज करोगे कि इरेगुलर? इरेगुलर यूज करेंगे ना, तो यानी कि डेंस रेगुलर काम नहीं आया। थर्ड, एनकैप्सुलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के एनकैप्सुलेशन का मतलब है ब्लड वेसल को कवर करना, ब्लड वेसल को ढकना। क्या डेंस इरेगुलर ब्लड वेसल को ढकने के काम आएगा? नहीं। यहां वापस से डेंस इरेगुलर काम आएगा, रेगुलर काम नहीं आएगा। फिर आपने कहा कि प्रेजेंस बिलो स्किन, तो बिलो स्किन कौन होता है डेंस? बिलो स्किन कौन सा था? एरियोलर और एडिपोज टिश्यू था जो बिलो स्किन प्रेजेंट था। तो यहां पे इसका काम क्या हो जाएगा? फॉर्म लिगामेंट। जब भी अगर क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन में आप सोचो कि हर क्वेश्चन अपने आप में 4 क्वेश्चन को इंक्लूड करता है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है ना, तो ठीक है, हमने सही आंसर जान लिया कि सही आंसर क्या है। पर हमने एक तो क्या करेंगे कि बेटा जब भी अपन एक्सरसाइज करें ना, तो एक्सरसाइज करते टाइम हमेशा आप कोशिश करें कि आप पेंसिल को यूज करें। आंसर टिक करने के लिए क्या यूज करें? पेंसिल। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि मार्केट में आपको ओएमआर की फोटोकॉपी मिल जाती है, ठीक, बुक स्टोर वगैरह पे मिल जाती है। आप 50-100 ला के अपने पास ओएमआर की फोटोकॉपी रख लो। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आप ओएमआर पे करो। अगर आप पेन से अपने मॉड्यूल पे, ईएलपी पे अगर आप सॉल्व करेंगे, तो पेन से क्या हुआ? परमानेंट टिक लग गया। यानी कि वो क्वेश्चन अब आपकी दोबारा प्रैक्टिस के मतलब का बेकार। पेंसिल से करेंगे तो अपन ने रब कर लिया, रब करने के बाद अपन दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पहली बार करते हैं, देखो आप तुम्हारी जो अप्रोच होती है, या मैं अगर अपनी ही कहूं, तो जब हमारी अप्रोच होती है ना, जैसे मान लो सपोज अभी जैसे 7 मई को पेपर होगा, तो अभी इसी बात हम पेपर सॉल्व करने बैठेंगे, तो मेरी जो अप्रोच होती है कि पहली बार में जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है उस क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढना। मैं उस क्वेश्चन में ये नहीं देखता कि क्या सही है क्या गलत है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाना चाहिए। तुमने भी अब तक जितना ईएलपी किया, मॉड्यूल किया, जो मैं मानता हूं कि तुमने किया होगा, तो उसमें तुम्हारी अप्रोच ये थी कि तुम्हें सही आंसर चाहिए था क्वेश्चन का। जब उसी क्वेश्चन को, चाहे जिस सब्जेक्ट में हो, जब आप दूसरी बार करते हैं, तो दूसरी बार करने में आप उसके आंसर याद कर लेते हैं। दूसरी बार किया तो अब तुम्हें उसका आंसर क्या हुआ? याद हो गया। क्या वो क्वेश्चन जहां कहीं आएगा तुम हमेशा उसका सही आंसर लगा पाओगे। क्वेश्चन जब तुम तीसरी बार करते हो, तो अब तुम्हें आंसर तो उसका पता है ही, पर तुम कर रहे हो, तो अब तुम बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, जो ऑप्शन यहां पे गलत हुए, उन 3 ऑप्शंस को एनालाइज करोगे कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा दिमाग अलग अलग जगह पे चला। तो क्या हमें कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके छोड़ देना चाहिए? नहीं। हम एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को हम बार बार सॉल्व करेंगे, और हर बात खुद को याद दिलाएंगे कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी कि अगर मैं बार बार प्रैक्टिस करता रहूंगा, तो ये हो ही नहीं सकता कि मुझे चीजें याद ना हो। डेफिनेटली होगी, बस जरूरत सिर्फ इस बात की है कि मैं बार बार प्रैक्टिस करता रहूं। और ध्यान दें, आप अपने घर से बाहर कोटा में यहां सिर्फ पढ़ने के लिए हैं। आपका फोकस पूरा पूरा सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ अपन ध्यान क्या देंगे? पढ़ने पे। अब बताओ ईएलपी नंबर 4 में और किसी बच्चे को कहां डाउट आया? प्री डोमिनेंट का मतलब वो जो ज्यादा पाया जाए, ठीक, जिसका नंबर ज्यादा हो। ईएलपी थर्ड में, ईएलपी 4 में थर्ड क्वेश्चन, ईएलपी 4 में थर्ड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट का मतलब हुआ जिसका नंबर ज्यादा हो, ठीक। प्रीडोमिनेंट सेल टाइप इन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का मतलब हुआ लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इनमें ज्यादा कौन होती है बेटा? फाइब्रोब्लास्ट। 10 नंबर। फिर दो भाई। सेल्स ऑफ कार्टिलेज यानी कि कॉन्ड्रोसाइट आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय। एनसीईआरटी की लाइन है ना, विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय कॉन्ड्रोसाइट। हाँ,
नहीं, देखो ऐसे करके दो टाइप में हम करते हैं। हम कहते हैं एक प्रॉपर है और एक स्पेशलाइज्ड है। प्रॉपर का मतलब हुआ कि एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू जैसा होना चाहिए वो। स्पेशलाइज्ड किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए उसमें कुछ परिवर्तन आए हैं। जो हमने कहा ना कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अगर आप फंक्शन बदलेंगे तो न केवल सेल की बल्कि टिश्यू की भी स्ट्रक्चर बदलेगी। तो अगर आप स्पेशलाइज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बदली ना, तो वो अपने मूल रूप में नहीं रह गया ना। अगर स्ट्रक्चर बदली तो स्ट्रक्चर बदलने पर वो अपने मूल रूप में रहा क्या? नहीं, मूल रूप में नहीं रह गया। तो जो उसका मूल रूप था यानी कि जो बेसिक फॉर्म थी, उस बेसिक फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं। तो प्रॉपर में हम लूज और डेंस को शामिल करते हैं। कौन सा बेटा? 4 का। 4 में 9th में कहा इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज। तो अपन ने कहा था ना सॉलिड, प्लाइबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? 3। ईएलपी नंबर 5। ईएलपी 5 में कहीं किसी बच्चे को डाउट? नहीं। श्वान सेल पाई जाती है नर्वस सिस्टम में। कौन से टिश्यू के अंदर होती है? न्यूरल टिश्यू में। और न्यूरल टिश्यू के अंदर श्वान सेल का काम होता है कि ये एक्सॉन को कवर करती है। न्यूरॉन में एक इलोंगेटेड पार्ट होता है, वो इलोंगेटेड पार्ट कहा जाता है एक्सॉन। तो एक्सॉन को कवर करना ये काम किसका होता है? श्वान सेल का। तो श्वान सेल एक्सॉन को कवर कर रही होती है। एक्सॉन को कवर करने वाली सेल का नाम क्या है? श्वान सेल। ईएलपी 5 का थर्ड। देखिए 5 के थर्ड में कहा एरियोलर टिश्यू जॉइंट। इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है स्किन। इंटेग्यूमेंट मतलब स्किन। अपन ने कहा था कि स्किन के नीचे मसल लेयर होती है। स्किन और मसल लेयर के बीच में कौन होता है? एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। तो एरियोलर टिश्यू ज्वाइन कर रहा है इंटेग्यूमेंट टू मसल। दूसरा क्या है? बोन टू बोन। तो बोन टू बोन के बीच में कौन रहेगा? लिगामेंट। फिर कहा बोन टू मसल। तो बोन टू मसल के बीच में कौन हो गया? टेंडन। फैट बॉडी टू मसल। तो फैट बॉडी डायरेक्टली मसल के साथ जुड़ी होती है। फैट बॉडी का मतलब हुआ एडिपोज टिश्यू, वो डायरेक्टली मसल के साथ जुड़ा होता है, उसके बीच में एरियोलर नहीं होता। तो एरियोलर यहां होगा इंटेग्यूमेंट टू मसल, स्किन और स्किन के नीचे की मसल्स के बीच। 7 फैट इज अबंडेंट इन। बताओ कौन सा होगा? एडिपोज टिश्यू। कि सबसे ज्यादा फैट कहां होगा? एडिपोज टिश्यू में, क्योंकि इसका काम ही था स्टोरेज ऑफ फैट। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन बोन। तो मैमेलियन बोन के कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ जाएगा? हैवर्सियन कैनाल। पांचों ईएलपी में किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट रहा? नहीं? क्लियर? अब मुझे बताओ एक्सरसाइज 1 में अब आप मुझे बताते जाएंगे कि आपको कहां कहां डाउट आए, तो हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा इपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इपिथेलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है। हाँ, अभी रुको, अपन देखते हैं ना। देखिए यहां पे क्वेश्चन ने कहा कि इपिथेलियल टिश्यू किससे ओरिजिनेट होता है। अब यहां पे अपन ने कहा था कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या बनता है बेटा? जाइगोट। जाइगोट के बाद कौन सी स्टेज आती है? तो हमने कहा मोरुला। इसके बाद अगली स्टेज का नाम क्या होता है? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद अगली स्टेज जो आती है इसका नाम क्या है? गैस्टुला। और ये जो गैस्टुला स्टेज है, इस गैस्टुला स्टेज के अंदर ही देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमने कहा कि साहब जर्म लेयर्स कौन सी स्टेज के अंदर डेवलप होती हैं? तो जर्म लेयर्स का डेवलपमेंट हुआ गैस्टुला में। अब जर्म लेयर क्या है? तो जर्म लेयर का मतलब हुआ कि इस स्टेज पर यहां सेल्स की 3 लेयर बनती है। कितनी लेयर बनेगी बेटा? 3। एक लेयर सबसे ऊपर की तरफ बनी, एक लेयर इसके नीचे की तरफ बनती है, एक और लेयर यहां पर सबसे अंदर की तरफ बनेगी।
जो सेल लेयर सबसे ऊपर की तरफ बनी, तो ऊपर की तरफ बनी हुई सेल लेयर को आप नाम देते हो एक्टोडर्म। इसे क्या कहा जाता है? एक्टोडर्म। बीच वाला, एक्टो मतलब बाहर, डर्म यानी कि स्किन या लेयर, फिर यहां बीच में जो बनी इसका नाम क्या है? मीसोडर्म, क्योंकि ये बीच में है, मिडिल में है, तो मीसोडर्म। सबसे अंदर जो बना इसका नाम क्या हुआ? एंडोडर्म। तो एंडोडर्म सबसे अंदर की तरफ बनी। तो ये तीन लेयर्स यहां पर बनी। अब इसमें एक्टोडर्म से क्या क्या डेवलप होता है? एक्टोडर्म एक तो एपिथेलियल टिश्यू बनाती है, जैसे कि हमारा स्किन बनाती है, और नर्वस टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है। मीसोडर्म एपिथेलियल टिश्यू बनाती है, कनेक्टिव टिश्यू बनाती है, मस्कुलर टिश्यू बनाती है। एंडोडर्म से ज्यादातर जगह पर एपिथेलियल टिश्यू का ही फॉर्मेशन हो रहा होता है। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर से बना, कनेक्टिव टिश्यू मीसोडर्म से बना, मस्कुलर टिश्यू मीसोडर्म से, और नर्वस टिश्यू किससे बना? एक्टोडर्म से डेवलप होता है। तो यहां हमने समझा कि एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेट होगा फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव, पर हालांकि ये चीज एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड नहीं है, तो अपने को इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक्सरसाइज 1 में और कोई क्वेश्चन? 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एपिथेलियल टिश्यू विथ थिन फ्लैट सेल appearing like packed tiles। तो टाइल्स यानी कि स्क्वामस एपिथेलिया। इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन होगा क्या? नहीं। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक? नहीं। इनर लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब? नहीं। आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन यहां पर होगा। आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन पर, यहां देखिए, आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन पर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बेटा सिरोसा। क्या कहा जाता है? सिरोसा। तो ये अपन कौन से क्वेश्चन की बात करें? क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। सिरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल की सबसे बाहर की लेयर क्या कही जाती है? सिरोसा कही जाती है। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल की आउटर मोस्ट लेयर है, इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो इसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया होती है, एक तो यहां रहेगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया, और इसके साथ में फिर यहां मौजूद होगा कनेक्टिव टिश्यू। तो साथ में कौन पाया जाएगा बेटा? कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया है, ये चीजें मिलकर के बनाती हैं सिरोसा। तो सिरोसा क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन। ये चीज अपन पढ़ रहे होंगे जब डाइजेशन पढ़ेंगे ना फिजियोलॉजी में, तब उसके अंदर आएगी। हाँ, 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ये स्टीरियोसीलिया वाला नहीं है? देखो, कोई नहीं, देख लेते हैं ना, तो हो सकता है मेरे पास पहले का ही आ गया होगा। मीसोथीलियम इज, तो मीसोथीलियम क्या है? अच्छा, ये 18 वाला ना। चलो देखो, देखो मीसोथीलियम क्या है, इस पर जरा अपन ध्यान दे लेते हैं कि मीसोथीलियम होता क्या है। इसको जरा अपने को समझना है। तो देखिए, हमारी बॉडी ये हुई, ये अपनी क्या हो गई? बॉडी। ठीक, हमने बॉडी का ट्रांसफर सेक्शन काटा है। तो ये अपन ने कहा कि ये है हमारी बॉडी वॉल। इसके अंदर पाई जा रही होगी हमारी एलिमेंट्री कैनाल। तो यानी कि एलिमेंट्री कैनाल को हम गट भी कहते हैं ना। तो एलिमेंट्री कैनाल का नाम क्या हुआ? गट। अब इधर देखो, बॉडी वॉल और गट वॉल दोनों के बीच में स्पेस है। दोनों के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं सीलोम। क्या कहा जाता है? सीलोम। या इसी को हम नाम देते हैं बॉडी कैविटी। तो सीलोम का ही नाम क्या होता है? बॉडी कैविटी नाम होता है। अब ये जो सीलोम है, इस सीलोम को लाइन करते हुए
सीलोम की बाहर की तरफ बॉडी वॉल के साथ एक कवरिंग पाई जाती है। ये बॉडी वॉल के अंदर अंदर की तरफ होगा, और गट वॉल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के बाहर बाहर की तरफ यहां पर ऐसे करके सीलोम की कवरिंग मौजूद है। ठीक, तो ये सीलोम की क्या होगी? कवरिंग। ये जो सीलोम की कवरिंग है, इसमें से बाहर वाली लेयर को हम बेटा बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। बाहर वाले का नाम क्या रहेगा? पैराइटल पेरिटोनियम नाम होता है, और अंदर वाले का नाम होता है विसरल पेरिटोनियम। अंदर वाले को क्या बोला? विसरल पेरिटोनियम कहा। ये जो पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम है, इन दोनों को ही मिला करके हम बोलते हैं मीसोथीलियम। तो इन दोनों को मिला करके नाम क्या होता है? मीसोथीलियम। और ये बना होता है सिंपल स्क्वामस एपिथीलिया का। किसका बना होगा? सिंपल स्क्वामस एपिथीलिया का बना होगा। और जो ये मीसोथीलियम है, इस मीसोथीलियम का ओरिजिन होता है मीसोडर्मल। ओरिजिन कैसा रहता है? मीसोडर्मल ओरिजिन होता है। तो इसका ओरिजिन है मीसोडर्मल। तो अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कहता है कि मीसोथीलियम इज लाइनिंग ऑफ सीलोम ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीसोडर्म। सही है। लाइनिंग ऑफ सीलोम ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म। गलत। लाइनिंग ऑफ हर्ट। गलत। लाइनिंग ऑफ हर्ट। गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 1। तो अगर इस चीज को चाहें तो लिख सकते हैं, या आगे चल के जो अपन एलिमेंट्री कैनाल या एनिमल किंगडम पढ़ रहे होंगे तब ये चीज अपने काम आएगी, अभी उतना काम नहीं आएगी। 13 30। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, कहां है? लाइनिंग ऑफ यूट्रस। इसका शायद आंसर गड़बड़ है। आंसर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस दिया है, जबकि होगा यहां पे सिंपल कॉलमनर। कौन सा बेटा? हाँ, ये लिखना है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? ला 34। एक मिनट। सिलिएटेड इपिथीलियम इज फाउंड इन ओविडक्ट पे थी, ट्रेकिया पे थी, यूट्रस में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। मतलब पूरे यूट्रस में सिलिएटेड नहीं होता। यूट्रस में सिलिएटेड इपिथीलियम के कुछ पैचेस पाए जाते हैं, कुछ कुछ जगह पे होती है। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहा जर्मिनल इपिथीलियम ऑफ ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मिनल इपिथीलियम किससे बनी होती है। जर्मिनल इपिथीलियम का मतलब है हमारे अंदर गोनैड्स। गोनैड्स का मतलब हुआ मेल में टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवी। गोनैड्स का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गोनैड्स में गैमीट बनाने वाली जो सेल हैं, यानी कि टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया और ओवरी के अंदर ओगोनिया, इन्हें कहा जाता है जर्मिनल सेल। क्या बोलते हैं? जर्मिनल सेल। और ये जर्मिनल सेल क्यूबॉइडल इपिथीलियम से बनी होती हैं। किससे बना होगा? क्यूबॉइडल इपिथीलियम से बना होगा। तो इसलिए यहां जर्मिनल इपिथीलियम वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्यूबॉइडल इपिथीलिया। यूट्रस में कुछ ही पाई जाती है, जनरली सिलिएटेड नहीं होती। क्या? हिस्टियोसाइट नाम है मैक्रोफेज का। हिस्टियोसाइट नाम किसका है? मैक्रोफेज का। मैक्रोफेज क्या करता है? फेगोसाइटोसिस। तो हिस्टियोसाइट क्या करेगी? फेगोसाइटोसिस करेगी ना। हाँ, सिंपल कॉलमनर। 37।
टिसलेटेड एपिथेलियम, टिसलेटेड एपिथेलियम किसे कहा था अपन ने? सिंपल स्क्वामस को। पर बेबी अपीयरेंस देखने के लिए अपन ने क्या कहा था? एक लंबा सेक्शन चाहिए होगा। लंबा सेक्शन आपको कहां मिलेगा? वॉल ऑफ ब्लड वेसल के अंदर। तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल का मतलब क्या हुआ? एंडोथीलियम। ये स्नेडेरियन मेम्ब्रेन जो है, ये आपकी क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को कहा जाता है। अपनी नेसल चैम्बर के अंदर जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, उसका नाम होता है स्नेडेरियन मेम्ब्रेन, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। हाँ, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का नाम होता है स्नेडेरियन मेम्ब्रेन। चलो, तो अब आज के लिए इतना। बाकी जो क्वेश्चन रहे क्लास के बाहर आप पूछ सकते हैं, ठीक। और कल अपन बेटा स्टार्ट करेंगे कॉकरोच, ठीक। नर्वस और मस्कुलर टिश्यू, जैसा मैंने आपसे कहा, जब फिजियोलॉजी में चैप्टर्स आएंगे तब अपन पढ़ेंगे, अभी उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो जितने क्वेश्चन में जितने ऑप्शन अपने मतलब के दिखाई दें,